रहमान के जूते। राजेंद्र सिंह बेदी। दिन भर काम करने के बाद जब बूढ़ा रहमान घर पहुंचा तो भूख उसे बहुत सता रही थी। जीना की माँ, जीना की माँ, उसने चिल्लाते हुए कहा। खाना निकाल दे बस झट से। बुढ़िया उस वक्त अपने हाथ कपड़ों लत्तों में गीले किए बैठी थी। पेशतर इसके कि वो अपने हाथ पोंछ ले, रहमान ने एकदम अपने जूते खाट के नीचे उतार दिए और खद्दर के मुल्तानी तहमत को जानुओं में दबा खाट पर चौकड़ी जमाते हुए बोला, बिस्मिल्लाह। बुढ़ापे में भूख जवान हो जाती है। रहमान की बिस्मिल्लाह बुढ़ापे और जवानी की उस दौड़ में रकाबी से बहुत पहले और बहुत दूर निकल गई थी, और अभी तक बुढ़िया ने सज्जी और नील में भिगोए हुए हाथ दुपट्टे से नहीं पोंछे थे। जीना की माँ बराबर 40 साल से अपने हाथ दुपट्टे से पोंछती आई थी और रहमान करीब करीब उतने ही अरसे से खफा होता आया था। लेकिन आज यकलख्त वो खुद भी उसकी वक्त बचाने वाली आदत को सराहने लगा था। रहमान बोला, जीना की माँ, जल्दी जरा। और बुढ़िया अपनी 44 साला दकियानूसी अदा से बोली, हाय हाय, जरा दम तो ले बाबा तू। सुए इत्तेफाक से रहमान की निगाह अपने जूतों पर जा थमी जो उसने जल्दी से खाट के नीचे उतार दिए थे। रहमान का एक जूता दूसरे जूते पर चढ़ गया था। यह मुस्तकबिल करीब में किसी सफर पर जाने की अलामत थी। रहमान ने हंसते हुए कहा, आज फिर मेरा जूता जूते पर चढ़ रहा है। जीना की माँ, अल्लाह जाने मैंने कौन से सफर पे जाना है। जीना को मिलने जाना है, और कहाँ जाना है? बुढ़िया बोली, यूं ही तो नहीं तेरे गोदड़ धो रही हूँ बुढ़े। 2 पैसे डबल का तो नील ही लग गया है तुम्हारे कपड़न को। क्या तू 2 पैसे रोज की कमाई भी करे है? हाँ हाँ, बुढ़े रहमान ने सर हिलाते हुए कहा, कल मैंने अपनी इकलौती बच्ची को मिलने अंबाले जाना है, तभी तो ये जूता जूते से न्यारा नहीं होता। पार साल भी जब ये जूता जूते पर चढ़ गया था तो रहमान को पर्ची डालने के लिए जिला कचहरी जाना पड़ा था। उसके जहन में उस साल का सफर और जूतों की करतूत अच्छी तरह से महफूज थी। जिला कचहरी से वापसी पर उसे पैदल ही आना पड़ा था, क्योंकि होने वाले मेंबर ने तो वापसी पर उसका किराया भी नहीं दिया था। इसमें मेंबर का कसूर न था, बल्कि जब रहमान पर्ची पर नीली चरखी का निशान डालने लगा था तो उसके हाथ कांप रहे थे और उसने घबरा कर पर्ची किसी दूसरे मेंबर के हक में दे दी थी। जीना को मिले 2 साल होने को आए थे। जीना अंबाले में भी आई हुई थी। इन 2 सालों में आखिरी चंद माह रहमान ने बड़ी मुश्किल से गुजारे थे। उसे यही महसूस होता था जैसे कोई दहकता हुआ उपला उसके दिल पर रखा हुआ है। जब उसे जीना को मिलने का ख्याल आता तो उसे कुछ सुकून, कुछ इत्मीनान मैसर होता। जब मिलने का ख्याल ही इस कदर तस्कीन दे था तो मिलना कैसा होगा? बुढ़ा रहमान बड़ी हैरत से सोचता था। वो अपनी लाडली बेटी को मिलेगा और फिर तेलंगों के सरदार अली मोहम्मद को। फिर तो वो रो देगा, फिर हंस देगा, फिर रो देगा और अपने नन्हे नवासे को लेकर गलियों बाजारों में खिलाता फिरेगा। ये तो मैं भूल ही गया था, जीना की माँ। रहमान ने खाट की एक खुली हुई रस्सी को आदतन घिसा कर काटते हुए कहा, बुढ़ापे में याददाश्त कितनी कमजोर हो जाती है। अली मोहम्मद जीना का खाविंद एक वजीर जवान था। सिपाही से तरक्की करते करते वो नायक बन गया था। तिलंगे उसे अपना सरदार कहते थे। सुलह के दिनों में अली मोहम्मद बड़े जोशो खरोश से हॉकी खेला करता था। NWR पुलिसमैन, ब्रिगेड वाले, यूनिवर्सिटी वाले उसने सब हरा दिए थे। अब तो वो अपनी एमिटी के साथ बसरा जाने वाला था, क्योंकि इराक में रशीद अली बहुत ताकत पकड़ चुका था। उस हॉकी की बदौलत ही अली मोहम्मद कंपनी कमांडर की निगाहों में ऊंचा उठ गया था। नायक बनने से पहले वो जीना से बहुत अच्छा सलूक करता था, लेकिन इसके बाद वो अपनी नजरों में इतना बुलंद हो गया था कि जीना उसे पांव तले नजर न आती थी। इसकी एक और वजह भी थी। मिसेस हॉल्ट, कंपनी कमांडर की बीवी, ने तकसीम इनामात के वक्त अंग्रेजी में अली मोहम्मद से कुछ कहा था, जिसका तर्जुमा सूबेदार ने किया था। मैं चाहती हूँ तुम्हारी स्टिक चूम लूं। अली मोहम्मद का ख्याल था कि लफ्ज स्टिक नहीं होगा, कुछ और होगा। बड़ा हासिद है सूबेदार, अंग्रेजी भी तो बस गुहाने तक ही जानता है। रहमान को यूं महसूस होने लगा जैसे उसे अपने दामाद से नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े अफसर से मिलने जाना है। उसने खाट पर से झुककर जूते पर से जूता उतार दिया, गोया वो अंबाले जाने से घबराता हो। इस अरसे में जीना की माँ खाना ले आई। आज उसने खिलाफे मामूल गोश्त पका रखा था। जीना की माँ ने गोश्त बड़ी मुश्किल से कस्बे से मंगवाया था और उसमें घी अच्छी तरह से छोड़ा था। 6 माह पहले रहमान को तिल्ली की सख्त शिकायत थी, इसलिए वो तमाम मुअल्लिदात
सोडा, गुड़, तेल, बैंगन, मसूर की दाल, गोश्त और चिकनी ग़िज़ा से परहेज करता था। इस 6 माह के अरसे में रहमान ने शायद सेर के करीब नौशादत छाछ के साथ घोलकर पी लिया था। तब कहीं उसके सांस की तकलीफ दूर हुई थी। भूख लगने के अलावा उसके पेशाब की सियाही सफेदी में बदली थी। आंखों में गदलापन और तीरगी वैसे ही नुमायां थी। पलकों पर की भुरभुराहट भी कायम थी और जल्द का रंग सियाही माइल नीलगू हो गया था। गोश्त देखकर रहमान खफा हो गया। बोला, 4-5 रोज हुए तूने बैंगन पकाए थे, जब मैं चुप रहा। परसों मसूर की दाल पकाई, जब भी चुप रहा। तू तो बस चाहती है कि मैं बोलूं ही नहीं, मरी मिट्टी का हो रहूं। सच कहता हूं, तू मुझे मारने पे तुली है जीना की माँ। बुढ़िया पहले रोज से ही जब उसने बैगन पकाए थे, रहमान की तरफ से इस एहतजाज की मुतवक्का थी। लेकिन रहमान की खामोशी से बुढ़िया ने उल्टा ही मतलब लिया। दरअसल बुढ़िया ने करीब करीब एक निकट्ठू के लिए अपना जायका भी तर्क कर डाला था। बुढ़िया का सोचने का ढब भी न्यारा था। जब से वो पेट बढ़े हुए उस ढांच के साथ वाबस्ता हुई थी, उसने सुख ही क्या पाया था। लेकिन एक तरबूज पर से फिसल कर घुटना तोड़ बैठने से उसने पेंशन पा ली थी और घर में बैठ रहा था। बुढ़िया ने कपड़े छांटते हुए कहा, तू ना खा बाबा, तेरी खातिर मैं तो ना मरूं। मुझे तो रोज दाल में कुछ मजा नहीं दिखे। रहमान का जी चाहता था कि वो खाट के नीचे से जूता उठा ले और उस बुढ़िया की चंदिया पर से रहे सहे बालों का भी सफाया कर दे। सर की पशम के उतरते ही बुढ़िया का दायमी नजला भी दूर हो जाएगा। लेकिन चंद ही लुकमे मुंह में डालने के फौरन बाद ही उसे ख्याल आया, तिल्ली होती है तो होती रहे, कितना जायकेदार गोश्त पकाया है मेरी जीना की माँ ने। मैं तो नाशुक्रा हूं पूरा। और रहमान चटखारे ले लेकर तरकारी खाने लगा। सालन का तर किया हुआ लुकमा जब उसके मुंह में जाता तो उसे ख्याल आता, आखिर उसने जीना की माँ को कौन सा सुख दिया है। वो चाहता था कि अब तहसील में चपरासी हो जाए और फिर उसके पुराने दिन वापस आ जाए। खाने के बाद रहमान ने अपनी उंगलियां पगड़ी के शमले से पोंछी और उठ खड़ा हुआ। किसी नीम शऊरी एहसास से उसने अपने जूते उठाए और उन्हें दालान में एक दूसरे से अच्छी तरह अलहदा अलहदा करके डाल दिया। लेकिन इस सफर से छुटकारा नहीं था। हर चंद के अपनी 8 रोजा मक्की में नलाई लाजमी थी। सुबह दालान में झाड़ू देते हुए बुढ़िया ने बेएहतियाती से रहमान के जूते सरका दिए और जूते की एड़ी दूसरी एड़ी पर चढ़ गई। शाम के करीब इरादे पस्त हो जाते हैं। सोने से पहले अंबाले जाने का ख्याल रहमान के दिल में कच्चा पक्का था। उसका ख्याल था कि तराई में नलाई कर चुकने के बाद ही वो कहीं जाएगा और नेस कल की मुरगन ग़िज़ा से उसके पेट में फिर कोई नुक्स वाक़ हो गया था। लेकिन सुबह जब उसने फिर जूतों की हालत देखी तो उसने सोचा, अब अंबाले जाए बिना छुटकारा नहीं है। मैं लाख इनकार करूं लेकिन मेरा दाना पानी, मेरे जूते बड़े परवीन हैं। वो मुझे सफर पे जाने के लिए मजबूर करते हैं। उस वक्त सुबह के 7 बजे थे और सुबह के वक्त इरादे बुलंद हो जाते हैं। रहमान ने फिर अपना जूता सीधा किया और अपने कपड़ों की देखभाल करने लगा। नील में धुले हुए कपड़े सूख कर रात ही रात में कैसे उजले हो गए थे। नीलाहट ने अपने आप को खोकर सफेदी को कितना उभार दिया था। जब कभी बुढ़िया नील के बगैर कपड़े धोती थी तो यूं दिखाई देता था जैसे अभी उन्हें जौहर के पानी से निकाला गया हो और पानी की मटियाली रंगत उनमें यूं बस गई हो जैसे पागल के दिमाग में वाहिमा बस जाता है। जीना की माँ ओखली में मुतवातिर 2-3 दिन से जौ कूट कर तुंदल बना रही थी। घर में अरसे से पुराना गुड़ पड़ा था जिसे धूप में रखकर कीड़े निकाल दिए गए थे। इसके अलावा सूखी मक्की के भुट्टे थे। गोया जीना की माँ बहुत दिनों से इस सफर की तैयारी कर रही थी और जूते का जूते पर चढ़ना तो महज उसकी तस्दीक थी। बुढ़िया का ख्याल था कि उन तुंदलों में से रहमान का ज़ादे राह भी हो जाएगा और बेटी के लिए सौगात भी। रहमान को कोई ख्याल आया। बोला, जीना की माँ, भला क्या नाम रखा है उन्होंने अपने नन्हे का? बुढ़िया हंसते हुए बोली, साहब यानी इसहाक रखा है नाम। और क्या रखा है नाम उन्होंने अपने नन्हे का? वाह सचमुच कितनी कमजोर है तेरी याददाश्त। इसहाक का नाम भला रहमान कैसे याद रख सकता था? जब वो खुद भी नन्हा था तो उसका दादा भी रहमान का नाम भूल गया था। दादा खाता पीता आदमी था। उसने चांदी की एक तख्ती पर अरबी लफ्जों में रहमान लिखवाकर उसे अपने पोते के गले में डाल दिया था। लेकिन पढ़ना किसे आता था? बस वो तख्ती को देखकर हंस दिया करता था। उन दिनों तो नाम गामू, शीरा, फत्तू, फज्जा वगैरह ही होते थे। इसहाक, शोएब वगैरह नाम तो अब कस्बाती लोगों ने रखने शुरू कर दिए थे। रहमान सोचने लगा, साहब तो 1.5 बरस का हो चुका होगा। अब उसका सर भी नहीं झूलता होगा। वो गर्दन उठा मेरी तरफ टक टक देखता जाएगा
और अपने नन्हे से दिल में सोचेगा, अल्लाह जाने ये बाबा चिट्टे बालों वाला बूढ़ा हमारे यहाँ कहाँ से आ टपका। वो नहीं जानेगा कि उसका अपना बाबा है, अपना नाना जिसके गोश्त पोश से वो खुद भी बना है। वो चुपके से अपना मुंह जीना की गोद में छुपा लेगा। मेरा जी चाहेगा जीना को भी अपनी गोद में उठा लूं, लेकिन जवान बेटियों को कौन गोदी में उठाता है। नाहा कितनी बड़ी हो गई जीना। बचपन में वो जब खेल कूद कर बाहर से आती थी तो उसे सीने से लगा लेने से कितनी ठंड पड़ जाती थी। उन दिनों ये दिल पर सुलगता हुआ उपला रखा नहीं महसूस होता था। अब वो सिर्फ उसे दूर से ही देख सकेगा, उसका सर प्यार से चूम लेगा, और क्या वही तस्कीन हासिल होगी। रहमान को इस बात का तो यकीन था कि वो उन सबको देखकर बेख्तियार रो देगा। वो आंसू थामने की लाख कोशिश करेगा, लेकिन वो आप ही आप चले आएंगे। वो इसलिए नहीं बहेंगे कि तिलंगा उसकी बेटी को पीटता है, बल्कि जबान के तवील किस्सों की बजाय आंखों से इस बात का इजहार कर देगा कि जीना मेरी बेटी है। तेरे पीछे मैंने बहुत कड़े दिन देखे हैं। जब चौधरी खुशहाल ने मुझे मारा था तो उस वक्त मेरी कमर बिल्कुल टूट गई थी। मैं मर ही तो चला था। फिर तू कहाँ देखती अपने अब्बा को। लेकिन बेनाई कोई नहीं मरता। शायद मैं तुम्हारे या साके या किसी और नेकबख्त के पाँव की खैरात बच रहा। और क्या नन्हे का लहू जोश मारने से रह जाएगा। वो हुमक कर चला आएगा मेरे पास और मैं कहूंगा, साहब बेटा देख मैं तेरे लिए लाया हूँ तुंदल और गुड़ और खिलौने और बहुत कुछ लाया हूँ। गांव के लोगों का यही गरीबी दावा होता है। नन्हा मुश्किल से दांतों में पपोल सकेगा किसी हरे भुट्टे को, और जब तिलंगे से मेरी तूतू मैमे होगी तो मैं उसे खूब खरी खरी सुनाऊंगा। बड़ा समझता है अपने आप को कल की गिलहरी। और वो नाराज हो जाएगा, कहेगा घर रखो अपनी बेटी को। फिर मैं उसके बेटे को उठाए फिरूंगा गली गली बाजार बाजार, और मन जाएगा तिलंगा। रहमान ने नलाई का बंदोबस्त किया। खड़ी खेती की किस्म पर कुछ रुपए उधार लिए, सौगात बांधी, ज्यादा राह भी, और यक्के पर पांव रख दिया। बुढ़िया ने उसे अल्लाह के हवाले करते हुए कहा, बसरा चला जाएगा अलैया चंद रोज में। मेरी जीना को साथ ही लेते आना, और मेरे साहके को कौन जाने कब दम निकल जाए। मलिका रानी से मानिकपुर पहुंचते पहुंचते रहमान ने इसहाक के लिए बहुत सी चीजें खरीद ली। एक छोटा सा शीशा था, एक सेलोलाइट का जापानी झुंझुना जिसमें निस्फ दर्जन के करीब घुंघरू एकदम बज उठते थे। मानिकपुर से रहमान ने एक छोटा सा गडेरा भी खरीद लिया ताकि इसहाक उसे पकड़कर चलना सीख जाए। कभी रहमान कहता, अल्लाह करे इसहाक के दांत इस काबिल हों कि वो भुट्टे खा सके। फिर एकदम उसकी ख्वाहिश होती कि वो इतना छोटा हो कि चलना भी ना सीखा हो, और जीना की पड़ोसने जीना को कहें, नन्हे ने तो अपने नाना के गडेरे पर चलना सीखा है। और रहमान नहीं जानता था कि वो नन्हे को बड़ा देखना चाहता है या बड़े को नन्हा। सिर्फ उसकी ख्वाहिश थी कि उसके तुंदल, उसके भुट्टे, उसका शीशा, उसका जापानी झुंझुना और बाकी खरीदी हुई चीजें सब सफल हों। उन्हें वो मकबूलियत हासिल हो जिसका वो मुतमन्नी है। कभी वो सोचता, क्या जीना गांव के गवार लोगों के इन तहाइफ को पसंद करेगी। क्या मुमकिन वो महज उसका दिल रखने के लिए इन चीजों को पाकर बाग बाग हो जाए। लेकिन क्या वो सिर्फ मेरा जी रखने के लिए ऐसा करेगी। फिर तो मुझे बहुत दुख होगा। क्या मेरे तुंदल सचमुच उसे पसंद नहीं आ सकते। मेरी बेटी को, मेरी अपनी जीना को। अलैया तो पराया पेट है, वो तो कुछ भी पसंद नहीं करेगा। वो तो नायक है। अल्लाह जाने साहब लोगों के साथ क्या कुछ खाता होगा। वो क्यों पसंद करने लगा गांव के तुंदल। और नानकपुर से रवाना होते हुए रहमान कांपने लगा। रहमान पर जिस्मानी और जहनी थकावट की वजह से गुनूदगी सी तारी हो गई। रात के गोश्त ने उसके पेट का शैतान जगा दिया था। आंखों में गदलाहट और तीरगी तो थी ही, लेकिन कुछ सफर, कुछ मुरगन ग़िज़ा की वजह से आंखों में से शोले लपकने लगे। रहमान ने अपने पेट को दबाया। तिल्ली वाली जगह फिर ठस्सी मालूम होती थी। जीना की मां ने नाहक गोश्त पकाया, लेकिन उस वक्त तो उसे दुपट्टे से हाथ पोंछना और गोश्त दोनों चीजें पसंद आई थी। रहमान को एक जगह पेशाब की हाजत हुई और उसने देखा कि उसका कारूरा स्याही माइल गदला था। रहमान को फिर वहम हो गया। बहरहाल उसने सोचा, मुझे परहेज करना चाहिए। पुराना मरस फिर औद कर आया है। गाड़ी में खिड़की की तरफ से शुमाली हवा फर्राटे भरती हुई अंदर दाखिल हो रही थी। दरख्तों के नजर के सामने घूमने, कभी आंखें बंद करने और खोलने से रहमान को गाड़ी बिल्कुल एक पंगोड़े की तरह आगे पीछे जाती हुई मालूम होती थी। 2-3 स्टेशन एक ऊँग में निकल गए। जब वो करनाल से 1-2 स्टेशन वरे ही था तो उसकी आंख खुल गई। उसकी सीट के नीचे से गठरी उठा ली गई थी। सिर्फ उसके अपने गुजारे के लिए तुंदल
और चादर के पल्लू में बंधे हुए मक्की के भुट्टे या उसके फैले हुए पाँव में गडेरा खड़ा था। रहमान शोर मचाने लगा। उस डब्बे में एक दो अच्छी वज़ाक़ता के आदमी अखबार पढ़ रहे थे। बुढ़े को यूं सीखपा होता देखकर चिल्लाए, मत शोर मचाओ, ए बुढ़े, मत गुल करो। लेकिन रहमान बोलता चला गया। उसके सामने एक बटी हुई मूछों वाला कांस्टेबल बैठा था। रहमान ने उसे पकड़ लिया और बोला, तूने ही मेरी गठरी उठवाई है बेटा। कांस्टेबल ने एक झटके से रहमान को परे फेंक दिया। इस खींचातानी में रहमान का दम फूल गया। बाबू फिर बोले, तू सो क्यों गया था बाबा? तू संभाल के रखता अपनी गठरी को, तेरी अकल चरने गई थी। रहमान उस वक्त सारी दुनिया के साथ लड़ने को तैयार था। उसने कांस्टेबल की वर्दी फाड़ डाली। कांस्टेबल ने गडेरे का लट्ठा खींचकर रहमान को मारा। इसी असना में टिकट चेकर दाखिल हुआ। उसने भी खुशपोश लोगों की राय का पल्ला देखकर रहमान को गालियां देना शुरू किया और रहमान को हुक्म दिया कि वो करनाल पहुंचकर गाड़ी से उतर जाए। उसे रेलवे पुलिस के हवाले किया जाएगा। चेकर के साथ लड़ाई में एक लात रहमान के पेट में लगी और वो फर्श पर लेट गया। करनाल आ चुका था। रहमान, उसकी चादर और गडेरा प्लेटफॉर्म पर उतार दिए गए। गडेरे का लठ जिस्म से अलहदा खून में भीगा हुआ एक तरफ पड़ा था और मक्की के भुट्टे खुली हुई चादर से निकलकर फर्श पर लुढ़क रहे थे। रहमान के पेट में बहुत चोट लगी थी। उसे स्ट्रेचर पर डालकर करनाल के रेलवे अस्पताल में ले जाया गया। जीना, साहका, अली मोहम्मद, जीना की माँ एक एक करके रहमान की नजरों के सामने से गुजरने लगे। जिंदगी की फिल्म कितनी छोटी है। इसमें बमुश्किल 3-4 आदमी और 1-2 औरतें ही आ सकती हैं। बाकी मर्द औरतें भी आती हैं, लेकिन उनमें से कुछ भी तो याद नहीं रहता। जीना, साहका, अली मोहम्मद और जीना की माँ, या कभी कभार इन्हीं चंद लोगों के लिए कशमकश के वाकयात जहन में ताजा हो जाते हैं। मसलन गडेरा प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ और मक्की के लुढ़कते हुए भुट्टे, जिन्हें खुलासियों, वॉचमैनों, सिग्नल वालों के आवारा छोकरे उठा उठाकर भाग रहे हों और उनके काले काले चेहरों में सफेद दाग बिल्कुल उसी तरह दिखाई दें जैसे उस तारीख से पस मंजर में उनकी हंसी, उनके कहकहे, या दूर कोई पुलिसमैन अपनी डायरी में चंद जरूरी और गैर जरूरी तफासिल लिख रहा हो। फिर लात मारी, ये नहीं हो सकता। अच्छा, फिर लात मारी, और फिर अस्पताल के सफेद बिस्तरे, कफन की तरह मुंह खोले हुए चादरें, कब्रों की तरह चारपाइयां, इजराइल नुमा नर्सें और डॉक्टर। रहमान ने देखा उसकी तुंदलों वाली चादर अस्पताल में उसके सिराने पड़ी थी। ये भी वहीं छोड़ आए होते, रहमान ने कहा। इसकी मुझे क्या जरूरत है? इसके अलावा रहमान के पास कुछ भी न था। डॉक्टर और नर्स उसके सिरहाने खड़े हर लहजा लट्ठे की सफेद चादर को मुंह की जानिब खिसका देते थे। रहमान को कै की हाजत महसूस हुई। नर्स ने फौरन एक चिलमची बेड के नीचे सरका दी। रहमान कै करने के लिए झुका और उसने देखा कि उसने अपने जूते बदस्तूर जल्दी से चारपाई के नीचे उतार दिए थे और जूते पर जूता चढ़ गया था। रहमान एक मैली सी सुकड़ी हुई हंसी हंसा और बोला, डाकदार जी, मुझे सफर पे जाना है। आप देखते हैं मेरा जूता जूते पर कैसे चढ़ रहा है। डॉक्टर जवाबन मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ बाबा, तूने बड़े लंबे सफर पे जाना है बाबा। फिर रहमान के सिराने की चादर टटोलते हुए बोला, लेकिन तेरा ज़ादे राह कितना नाकाफी है। यही फकत तुंदल और इतना लंबा सफर, बस जीना, जीना की माँ, साहका और अली मोहम्मद, या वो अफसोसनाक वाकया। रहमान ने ज़ादे राह पर अपना हाथ रख दिया और एक बड़े लंबे सफर पे रवाना हो गया।